Alright, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी मेकिंग दिस रिकॉर्डिंग अवेलेबल टू यू, लेकिन सही है, ठीक है. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अवे. ठीक है. अच्छा, आई विल बी बिगिनिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. तो इफ यू ऑल हैव द ट्यूटोरियल फाइल विद यू, you can easily see के the first question states an electron of rest mass and rest energy of 0.511 mega electron volt has a total energy of 5 mega electron volt. A, find its momentum in the units of MeV over C, and B, find U by C. तो रेस्ट मैस एनर्जी क्या होती है? रेस्ट एनर्जी कौन है? आपको पता है कि कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरह की एनर्जी होती है. एक हो जाएगी उसकी रेस्ट एनर्जी, कि जब वो रेस्ट पर है तो वो mc² वाली, और सेकंड होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी उसकी, इससे हम देते हैं टोटल एनर्जी. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि उसकी टोटल एनर्जी जो है दैट इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो उसकी रेस्ट एनर्जी है दैट is mc² that is given by 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपने फाइंड क्या करना है? आपने इसका मोमेंटम फाइंड करना है. और इफ यू कैन रिमेंबर कि अगर if anyone has asked a question in the chat, please know that I am not following it. So if you have any question, just unmute yourself and ask away. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को ये रिलेशन का तो पता है कि energy is given by this relation और this has momentum in it as well. ठीक है. तो हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे. आपको पता है कि mc² हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ये रेस्ट एनर्जी. टोटल एनर्जी हमारे पास है, तो हम लोग पहले यहाँ से मोमेंटम फाइंड करते हैं. तो यहाँ से न्यू पेज कहाँ से खुलता है? एक सेकेंड. Why can't I find the option to? गाइस आप 2 सेकंड वेट करो, मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा न्यू पेज खोलने का. ये सॉरी, यहाँ पर है. ऑलराइट, ठीक है. तो अब हम लोग सिर्फ ये रिलेशन यूज करेंगे. तो दिस सेज p² c² इज इक्वल टू e² माइनस, या गो अहेड. बट कुछ लोग हैं सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि हम चैट में फाइल भेज दें. चैट कैन में यू हियर मी फाइल, नाउ? हाँ आई कैन हियर यू नाउ, लेकिन यार मुझे भी आइडिया नहीं है वो मैं कहाँ से करता रहूँगा. तो आई विल रेकमेंड, अगर आपने ट्यूटोरियल फाइल भेजनी है तो दोज हु डोंट हैव इट जस्ट गो ऑन योर आउटलुक एंड सर्च फॉर ट्यूटोरियल वीक 5. तो उसमें डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा आपके पास. उसको नहीं मिली. आई थिंक सर ताजदार के जो सेक्शन है ना, उनको वो ट्यूटोरियल ईमेल नहीं हुआ हुआ, तो वो मांग रहे हैं. इसलिए हम कह रहे थे कि आप हमें फाइल सेंड करने की ऑप्शन दे दें जरा, ताकि हम वो सेंड कर दें उनके लिए. मैं देख लेता हूँ यहाँ पर ऑप्शन. नहीं, क्वेश्चन शेयर किया तो है. शुडंट दिस वर्क? हाँ वो बस ठीक है आई गेस यार यही हाँ बेसिकली यही है. हाँ यही ट्यूटोरियल है. ठीक है. इसमें कोई एडिशनल डायग्राम्स तो है नहीं जो आपको टेक्स्ट के अलावा कुछ चाहिए. ठीक है. तो दिस शुड वर्क. ऑलराइट. तो कंटिन्यूइंग विद आवर क्वेश्चन, तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं e² माइनस mc² होल स्क्वायर, और दिस शुड गिव यू द आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और आप इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाता है जो मेरे पास लिखा हुआ है, दैट इज 4.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो अभी ये एनर्जी की डायमेंशंस में है. तो जस्ट व्हेन यू डिवाइड इट बाय c ऑन बोथ साइड्स, p इज इक्वल टू 4.97 MeV over c. So this should give you the momentum in the required units. ठीक है. So this is your answer for the part A. Moving on to part B, it asks you to find the value of U by C.
ठीक है, तो लेट मी डिफाइन u by c एज बीटा, ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो आप लोगों को रिलेशन तो पता है कि E इज गिवन बाय गैमा एम सी स्क्वायर, ठीक है। जो ये m है ये ओरिजिनल मैस है, इसका m नॉट कह लेते हैं इसे। तो दिस इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमने यहाँ से बीटा फाइंड करना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। लेट मी ओपन अ न्यू पेज अगेन। दोनों साइड पे स्क्वायर करोगे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटास को हम उस साइड पे ले जाते हैं, एनर्जी यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी। दिस शुड गिव अस 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने वापस इसको स्क्वायर की फॉर्म लिख दी है, डिवाइड बाय ई स्क्वायर। और अगर आप बीटा राइट साइड पे ले जाओ और इस पूरे फैक्टर को लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो दिस इज बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, 1 माइनस एम स्क्वायर सी एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई स्क्वायर, और यहाँ से आप बीटा आ जाएगा 1 माइनस एम सी स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आप वैल्यूज इंसर्ट करो और आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाती है, दैट इज यू ओवर सी, इट इज 0.995। दिस मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग प्रिटी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट हियर, ठीक है। तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन हियर तो आस्क अवे, लेकिन आई गेस ये तो बड़ा फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, तो कोई मसला नहीं हुआ होगा। कि हम मोमेंटम और एनर्जी को डिवाइड करते हैं, क्योंकि तभी हम अभी आई गेस यू आर राइट, और हसन भाई ने आई गेस अपने ट्रोल में इसी तरह किया था। तो इनफैक्ट दैट्स एन इजियर मेथड, तो आप लोग उस तरह से भी कर सकते हो, सही कह रहे हो कि एनर्जी डिवाइड बाय मोमेंटम। मुझे भी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता, लेकिन वो यू ओवर सी ही होता है मेरे ख्याल से, गैमा और एम कट जाते हैं, ठीक है। या सी का एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, ठीक है। तो इसी का कोई यहाँ पर सी आ जाएगा, इस तरह से कोई रिलेशन बनेगा, या इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। दैट्स पॉसिबल एज वेल, दैट शुड गिव यू द सेम आंसर अगेन, ठीक है। तो अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। This question asks you, okay, the energy released in the fission of a uranium-235 nucleus is about 200 mega electron volt. How much rest mass is converted to energy in this fission? तो ये शायद इस ट्यूटोरियल का सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा कि energy released during fission is equal to the rest mass that the atom has lost, ठीक है। तो you should know that कि जो भी mass, let's say ये एक एटम है, और अगर ये फ्यूजन के बाद एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। जो मैस इसने लूज किया है, दैट मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो हमने उन्होंने क्वेश्चन पूछा ये है कि हाउ मच मैस इज लॉस्ट व्हेन दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो आप सिंपल E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का रिलेशन यूज करो, और एनर्जी है आई रेकन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको डिवाइड करते हैं सी स्क्वायर से, दिस शुड गिव यू मैस। लेकिन ऑब्वियसली मैस के यूनिट किलोग्राम्स में होते हैं, तो आपको MeV को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो दैट इज 200 multiplied by mega is 10 raised to power 6, or electron volt is 1.6 into 10 raised to power negative 19 divided by 3 into 10 raised to power 8 whole square, ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो the mass turns out to be 3.55 into 10 raised to power minus 28 kilograms, ठीक है। This was a fairly simple question again, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, अगेन आई विल रिपीट कि इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अवे, ठीक है। आई वोंट बी फॉलोइंग द चैट और आई कांट सी द हैंड्स रेज्ड। अच्छा, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, in the standard linear collider, small bundles of electrons and positrons are fired at each other. In the laboratory's frame of reference, each bundle is about 1 centimeter long and 10 micrometer in diameter. In the collision region, each particle has energy of 50 giga electron volt, and the electrons and positrons are moving in opposite directions, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि लेट्स से हम लोग लैब के फ्रेम में खड़े हुए हैं,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से फायर हुई है, पॉजिट्रॉन बीम यहाँ से फायर हुई है, और इनकी जो लैब में लेंथ है दैट इज 1 सेंटीमीटर आई गेस। ठीक है, और इनकी जो टोटल एनर्जी है ईच की वो है 50 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज़्यादा एनर्जी, दिस सर्टेनली मीन्स कि दे आर मूविंग रियली फास्ट, और इनकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है। तो पार्ट ए आस्क्स यू हाउ लॉन्ग एंड हाउ वाइड इज ईच बंडल इन इट्स ओन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो एज यू नो फ्रॉम द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और आप उसे खड़े होकर देख रहे होते हैं, तो द ऑब्जेक्ट अगर वो इतना लंबा है तो इट शुड अपीयर कॉन्ट्रैक्टेड टू यू, और उसकी लेंथ अराउंड इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो द सेम इज हैपनिंग हियर कि अगर इसकी 1 सेंटीमीटर आपको नजर आ रही है तो दिस मीन्स कि इसकी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी, और दैट इज रिलेटेड विद द गैप फैक्टर ऑफ गैमा। ठीक है, हमने बेसिकली इसकी फाइंड करनी है वो लेंथ, हाउ लॉन्ग एंड हाउ वाइड इज इन इट्स ओन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, इसके अपने रेफरेंस फ्रेम के अंदर इसकी लेंथ डेफिनेटली ज़्यादा होगी, और वो हमने फाइंड करनी है कि इसके एक्चुअल लेंथ क्या है। तो लेट्स गेट गोइंग विद दिस। तो इसके लिए आपको, मैंने आपको बताया कि आपको गैमा का फैक्टर चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने हमें गैमा या उन्होंने यू तो हमें दिया नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि हमें पहले यू की वैल्यू चाहिए। तो ऑलराइट, ठीक है, तो अब एनर्जी उन्होंने दी हुई है, एनर्जी इज गिवन बाय mc स्क्वायर एंड इट इज 50 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो गैमा यहाँ से हमें मिल सकता है, अगर हम लिखें गैमा इज इक्वल टू ई ओवर mc स्क्वायर, तो आप यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट कर दो, 50 GeV डिवाइडेड बाय m mass of electron होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर हो जाएगा 3 into 10 raised to power 8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई एम ओपनिंग द नेक्स्ट पेज। तो जब यहाँ पर आप वैल्यूज इंसर्ट करो तो गीगा का आपको पता है 10 raised to power 9 होता है, इलेक्ट्रॉन की आप चार्ज की वैल्यू इंसर्ट करो तो सॉल्व करके गैमा की वैल्यू आ जाती है 9.8 into 10 raised to the power 4. This again shows के how fast the electrons are moving. Yeah, Salman, क्वेश्चन आपका? सर ये मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्व करें ना, अगर आप ये बोल रहे हैं कि जैसे सॉल्व अगर हम करेंगे तो हम ट्यूटोरियल में आई सॉल्यूशन सारी देखें। यार मैंने solve पिछले कर क्वेश्चन में ये सॉल्व किया है, GeV आपने सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू। चलो मैं कर देता हूँ, 50 into 10 raised to the power 9 गीगा आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 raised to the power negative 19 डिवाइड बाय m है 9.1 into 10 raised to power minus 31, और c स्क्वायर हो जाएगा 9 into 10 raised to power 16। तो अगर आप कैलकुलेटर में ये वैल्यूज इंसर्ट करो तो दिस शुड गिव यू ये जो वैल्यू आ रही है। ठीक है, गैमा की वैल्यू आ गई। दिस वाज फेयरली सिंपल, मैंने सिर्फ छोड़ दिया था। ऑलराइट, तो गैमा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो अगर हम लोग यहाँ से u की वैल्यू निकालना चाहें तो यू नो गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर और c स्क्वायर। तो अगर आप इसको उस साइड पे या इस दोनों को रेसिप्रोकल कर लो और स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा स्क्वायर। और उसके बाद होगा ये कि अगर हमने u की वैल्यू निकालनी है यहाँ से 1 ओवर gamma squared is equal to u over u squared over c squared, और next page u is equal to square root of c into 1 c square into 1 minus 1 over gamma squared। ठीक है, अगेन आप यहाँ पर सब सिंपल गैमा की वैल्यू जो भी है और सी स्क्वायर की वैल्यू जो भी इंसर्ट करोगे तो u टर्न्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स एक्चुअली 0.99 c। ठीक है, तो आई ट्रस्ट कि ये आप लोग कर लोगे। u की वैल्यू आ जाती है। तो अब विल मूव फॉरवर्ड टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा गैमा और u की आप दोनों वैल्यूज यहाँ पर देख लो। आई बी यूजिंग बोथ ऑफ दीज। ये गैमा 9.8 into 10 पर 4 है और u इज 0.99 c। ठीक है यार, जिसका माइक अनम्यूटेड है काइंडली म्यूट कर लो। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है, अरीज गो अहेड।
No, it's Fatma. I was अच्छा, asking फातिमा, कि yeah. हाँ, I was asking कि हमने जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालनी है ना कि मतलब एक तो हाउ वाइड इज ईच बंडल इन इट्स ओन फ्रेम, मतलब लेंथ का, तो ये हमने स्पीड क्यों निकाली? स्पीड हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में तो आपको सिर्फ गैमा का फैक्टर चाहिए, लेकिन स्पीड का जो इस क्वेश्चन के अंदर आगे पार्ट्स है ना, वहाँ पर स्पीड यूज होगी, तो मैंने अभी फाइंड कर लिया है वो, ठीक है। लेकिन यू आर राइट कि अभी अच्छा, हमें इस क्वेश्चन में शायद ना यूज करनी पड़े, ठीक है। चलो अब ठीक। आपने सिंपल जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है वो देखा होगा, दैट इज गिवन बाय दिस over gamma. Here L naught is the original length and L is the contracted length that appears to a stationary observer. ठीक है, तो हमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दी हुई है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, और गैमा हमने निकाल लिया है, तो हम सिर्फ गैमा को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल लेंथ नजर आ जाएगी, ठीक है। तो आप कहते क्या हो, एल इज इक्वल टू गैमा इंटू एल, 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻², और 9.8 इंटू 10⁻⁴ था गैमा की वैल्यू, तो एल नॉट कम्स आउट टू बी 9.8 इंटू 10⁻², विच इज 980 मीटर्स, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बीम इन देयर ओन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम 1 सेंटीमीटर, और ये अराउंड 1 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आस्क्स यू व्हाट मस्ट बी द मिनिमम प्रॉपर लेंथ ऑफ द एक्सेलरेटर फॉर अ बंडल टू हैव बोथ इट्स एंड्स साइमल्टेनियसली इन द एक्सेलरेटर इन इट्स ओन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो इफ आई ओपन अ न्यू पेज, ये कहता है ये है कि अब पहले हम यहाँ पर एक दफा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है। अगर आप लाइब्रेरी नहीं, लेबोरेटरी के रेस्ट फ्रेम में खड़े हुए हैं, लेट्स ऑब्जर्वर यहाँ पर है, और वो इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को देख रहा है, तो उसके लिए जो चीज मूव कर रही है उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉन बीम कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी, ऑल्दो इसकी ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है, लेकिन यू विल व्यू इट एज कॉन्ट्रैक्टेड। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इलेक्ट्रॉन बीम के रेफरेंस फ्रेम में खड़े हुए हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी लेंथ ओरिजिनल ही नजर आएगी, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जर्वर इसके अंदर खड़ा हुआ है, तो वो यही कहेगा कि इलेक्ट्रॉन बीम की लेंथ 980 मीटर्स ही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, द ऑब्जर्वर इनसाइड दिस फ्रेम वुड से कि जो लैब फ्रेम है उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, दैट इज कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, अगर लैब पहले यहाँ पर अराउंड 1 किलोमीटर की थी, अपने रेस्टोरेंट में 1 किलोमीटर की थी, तो इस ऑब्जर्वर को हो सकता है ये अगेन 1 सेंटीमीटर की नजर आएगी, ठीक है। या इस तरह से होगा, इनफैक्ट ड्राइंग थोड़ी सी खराब करती है, इट मस्ट बी लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जो सॉरी हाँ अलोंग जो साइड लेंथ होती है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके परपेंडिकुलर वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। तो उससे ये वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी, ठीक है। अब आप उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ है, डायमीटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा if I'm हाँ understanding you एग्जैक्टली, correctly. हाँ एग्जैक्टली, डायमीटर लेंथ और डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ वही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये वाली लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं की, ये सेम रहेगी, सिर्फ उसकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझसे तो ये पूछ रहा मतलब है पार्ट ए में, पार्ट ए में, तो मैं क्या है पार्ट ए में मतलब उन्होंने कहा था विड्थ भी आपने फाइंड करनी है, तो वो तो हम कहेंगे उतनी ही रहेगी। हाउ हाउ लॉन्ग एंड वाइड, हाउ वाइड? एग्जैक्टली डायमीटर जो है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। अगर लेट से सिलेंडर में बना देता हूँ, ठीक है, तो उसका ये डायमीटर है और ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो इस लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, और सिर्फ जो इसकी अलोंग द लेंथ है जो वो चेंज होगी, ठीक है। तो ये चेंज होगी और ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा, आप रिटर्निंग टू द क्वेश्चन, ओके, सर ये हम इससे पता चलेगा कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कुछ सवाल में इतना क्लियरली नहीं बोला गया ये। यार दिस इज अंडरस्टूड कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे हम लेंथ ही कहते हैं। तो बीम है, बीम बेसिकली होती है इसी टाइप की है कि
उसका डायमीटर कम होता है और लेंथ ज्यादा होती है. So can I ask a question? Yeah, go ahead. So I wanted to ask, हम लेंथ तो फाइंड आउट करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन से, बट व्हाट इफ लाइक देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच सेज दैट the electron की स्पीड हमें बेसिकली स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है इन द सेकंड positron's frame. So like how would we हाँ go ठीक about है. this one? That is part C of this question. तो we'll compute that as well. ठीक है, hold that thought. ठीक है. अच्छा, तो अब again returning to the question, part B asks you कि जो लैब है उसकी मिनिमम लेंथ कितनी हो कि इलेक्ट्रॉन अपने रेस्ट फ्रेम के अंदर उस लैब के अंदर फिट हो जाए. ये क्वेश्चन इस तरह से है कि लेट्स से ये लैब है. अब लैब जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो श्रंक नजर आएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से देता हूँ कि लेट्स से कि आपके फ्रेम के अंदर लैब की जो लेंथ है 1 किलोमीटर है इन योर फ्रेम. ठीक है, तो आप तो इजीली कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है 1 सेंटीमीटर के हैं तो वो इसके अंदर फिट हो जाएंगे. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस फ्रेम में मूव कर जाओ तो ये 1 सेंटीमीटर बिकम्स अराउंड 980 मीटर्स. और इस फ्रेम के अंदर जो लैब के 1 किलोमीटर की लेंथ है दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड क्योंकि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है. तो दिस 1 किलोमीटर वुड रिड्यूस टू अराउंड, जिस तरह 1 सेंटीमीटर 980 मीटर हो गया तो ये भी अराउंड 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, तो आपने अब ये करना है कि इंस्टेड ऑफ 1 सेंटीमीटर ये कितनी बड़ी हो कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो उसके अंदर आ जाए. ठीक है, तो अगेन आप जिस तरह आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया था. Can you repeat the last part, please? अच्छा, लास्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्रेम में देखो तो जो लैब की कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है दैट शुड बी 980 मीटर्स. क्यों? कि only in that case would the both the ends of the electron beam would be able to fit in the lab. क्योंकि जब लैब कॉन्टैक्ट कर गई है तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 980 मीटर होनी चाहिए कम से कम. ठीक है, तो अगर हम 980 मीटर्स देखें तो हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज इक्वल टू 980 मीटर्स. ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है तो ओरिजिनल लेंथ जो होगी दैट विल बी रिलेटेड बाय द फैक्टर ऑफ गैमा और वो किस तरह से होगी गैमा एल. ठीक है, तो एल नॉट इज इक्वल टू गैमा एल और आप गैमा के फैक्टर को मल्टीप्लाई करो 10⁴ मल्टीप्लाइड बाय 980 मीटर्स. दिस टर्न्स आउट टू बी अराउंड 9.6 into 10⁻⁷ मीटर्स. ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है. यस, जो 980 मीटर्स है ये कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कैसे है? ये तो इसकी ओरिजिनल लेंथ नहीं है इलेक्ट्रॉन की. ये एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल लेंथ है. लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्रेम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो लैब की कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ 980 मीटर्स है. ठीक है, वो पिछला क्वेश्चन आप भूल जाओ. पिछले क्वेश्चन बस ये था कि 980 मीटर्स आपको पता है. अब जो लैब की कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी वो 980 मीटर्स होनी चाहिए फॉर द इलेक्ट्रॉन बीम टू फिट इनसाइड द लैब. ठीक है, अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने फ्रेम में तो यही कह रहे हैं कि यार हम 980 मीटर्स की हमारी बीम है लेकिन लैब की लेंथ कम है कॉन्ट्रैक्ट होकर तो हम उसमें फिट किस तरह होंगे. ठीक है, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. बट इधर भाई जो सर हसान का ट्यूटोरियल था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे 1 सेंटीमीटर की नजर आएगी बीम, वो ऑपोजिट सीन होगा. हाँ 1 सेंटीमीटर की नजर आएगी इफ इसकी ओरिजिनल लेंथ 1000 मीटर है. इफ 1000 मीटर ओरिजिनल लेंथ होगी या जी. लेकिन तो लाइक अगर इलेक्ट्रॉन बीम 980 की है तो 1 सेंटीमीटर की नजर आएगी ना, सॉरी 10 सेंटीमीटर की नजर आएगी ना. नहीं एक मिनट, इलेक्ट्रॉन अगर बीम 980 मीटर्स की है तो 1 सेंटीमीटर की वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को नजर आएगी जो कि क्वेश्चन में एक्चुअली गिवन है. ठीक है, एक मिनट. नहीं आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से एक्सेलरेटर 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का ही होगा. 10 सेंटीमीटर का नहीं एक मिनट. इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से नहीं इलेक्ट्रॉन लेट्स से मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ. इसकी ओरिजिनल लेंथ 1 किलोमीटर है फॉर अ पर्सन हु स्टैंडिंग इनसाइड द लैब. ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन की बीम की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और दिस शुड यूजुअली फिट इन द लैब. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन
का वो अपना फ्रेम देखो तो 980 मीटर्स में रफली 1 किलोमीटर ही कह रहा हूँ उसे। अब इसके फ्रेम, इलेक्ट्रॉन के अपने फ्रेम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अपनी लेंथ 1 किलोमीटर है, लेकिन अगर लैब की लेंथ 1 किलोमीटर ही रहती है इट शुड गेट श्रंक टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये लैब की लेंथ हो गई है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये बीम है So और ये लैब की कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। ऐसा हो रहा है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस फ्रेम से, बीम के रेफरेंस फ्रेम से लैब का क्या लेंथ हो गया है। एग्जैक्टली या फिर इसी तरह का क्वेश्चन तो है लैब ये। 1 सेंटीमीटर की हो लैब गई 1 1 सेंटीमीटर की है कैसे हो गई for the- प्रोवाइडेड दैट लैब की ओरिजिनल लेंथ सिर्फ 1 किलोमीटर हो, प्रोवाइडेड के लैब की ओरिजिनल लेंथ 1 किलोमीटर हो, तो इलेक्ट्रॉन को अपने फ्रेम के अंदर ये लैब 1 सेंटीमीटर की नजर आएगी। लेकिन सही। हमने अच्छा, फाइंड अब ये करना है, अगर लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। हमने हाँ फाइंड ये हाँ करना है complete कि लैब की ओरिजिनल लेंथ मिनिमम कितनी हो कि इलेक्ट्रॉन अपने फ्रेम के अंदर उस लैब में फिट आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन एज इन हमें मतलब बताना है कि एक सेकेंड, कैन आई कंप्लीट? या हमारा गो अहेड। हाँ, तो हमें ये हाँ, पता हाँ। करना है कि लैब 1 किलोमीटर से कितनी ज्यादा बड़ी हो अपने रेफरेंस फ्रेम में, सच दैट यहाँ पर जो लैब की लेंथ बने इन द इलेक्ट्रॉन बीम का रेफरेंस फ्रेम दैट इज That is ग्रेटर one- देन 980। या एग्जैक्टली 980 से बड़ा, बिकॉज Yeah, अभी ये but- 1 सेंटीमीटर के, गिवन दैट ये लैब फ्रेम में 1 किलोमीटर की लैब है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम की फ्रेम में 1 सेंटीमीटर की 1 लैब है। सेंटीमीटर तो वी नीड टू नो कि कितनी बड़ी होगी इन द एक्चुअल, सच दैट ये यहाँ पे 1 किलोमीटर की हो जाए। एग्जैक्टली। तो सही। आई एम सॉरी कि अगर मैं इसे प्रॉपर्ली फ्रेज नहीं कर सका था, लेकिन वट एवर हुमैरा सेड दैट्स एक्चुअली व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। ठीक है, तो अगर अभी किसी और का क्वेश्चन है तो आस्क अवे। Basically, you just need to find the length of the lab if the electron beam was 1 kilometer in its own reference frame. एग्जैक्टली, यप, That's it. दैट्स इट, यप, सिंपल। तो 1 किलोमीटर के ऊपर आप गैमा से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज अराउंड 9.6 into 10⁻⁷ meters। ठीक है, तो that's your answer। All right, तो moving, why are we multiplying 1 kilometer by gamma? we are multiplying it by Because of gamma। the length wala, just the L equals to gamma L naught wala लगा L है। naught is equal to gamma L। yeah, ओरिजिनल लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो वो that should be this। all right, तो moving on to सही, part and the C। L is the, what's the L here then? यहाँ L पे L क्या is रखा था? 1 किलोमीटर। हाँ 980 मीटर्स के मिनिमम लेंथ कितनी हो इलेक्ट्रॉन वाली। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्रेम के अंदर है। सही, इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में हमें इतनी लेंथ चाहिए, तो लैब फ्रेम में कितनी हो, Yeah, एंड लैब फ्रेम वाली इज द प्रॉपर, तो दैट्स द L naught। ओके, yeah। अच्छा, moving on to part C। what is the length of a positron bundle in the reference frame of the electron bundle। ठीक है, तो ये जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें वो पूछ लें कि यार आप ये बताओ कि एक फ्रेम के अंदर अगर हम लोग अगेन एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पॉजिट्रॉन आ रहे हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम में देखें तो पॉजिट्रॉन बंडल की लेंथ क्या होगी। तो फॉर दिस वी विल नीड टू कंप्यूट द वेलोसिटी या द स्पीड ऑफ द पॉजिट्रॉन बंडल in the electron frame। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक बार फिर पूछ लूँ कि अगर इफ एनीवन डजंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क अवे, कि क्वेश्चन की सेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। चलो एनीवेज आई विल रिपीट इट अगेन, कि आपने इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम के अंदर पॉजिट्रॉन की कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जो अभी आपके पास लेंथ गिवन है दोनों की 1 सेंटीमीटर है, वो लैब फ्रेम में है। लेकिन अब आपने इलेक्ट्रॉन के फ्रेम के अंदर खड़े होकर इसकी पॉजिट्रॉन की लेंथ, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा कि इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव ये पॉजिट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड फर्स्ट। पहले हमने क्या करना है, हमने v फाइंड करना है। या एक बार पूछ सकता हूँ? हाँ श्योर। एक चीज बस पूछनी थी कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल लेंथ है एक्सेलरेटर की दैट इज लेस देन 1000 मीटर,
तो हमने जो भी निकाली 9.6 into 10 power 7, वो तो आपने बोला वो एक्चुअल लेंथ है, देन ये क्यों डेविएट कर रहा है क्वेश्चन से हमारी थ्योरी? अच्छा यार ये तो ऑनेस्ट मैं इस पे बड़ा कंफ्यूज था। मैंने डॉक्टर रिजवान से काफी देर इस पे बात की। यहाँ पर जो लेंथ होनी चाहिए, दिस शुड बी the actual length of the accelerator is less than 1000 meters। तो पॉइंट ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते रहें तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते रहेंगे तो यार आई एम नॉट एबल टू, यार आप ऐसा करो कि मैं ना एक प्रॉपर ईमेल लिखूंगा इस पूरे को सही तरह एक्सप्लेन करते हुए, तो क्योंकि ये पैराडॉक्स टाइप बन जाता है, आपको भी लग रहा होगा। प्रॉपर मैं एक ईमेल लिखूंगा, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आई वॉन्ट बी एबल टू फ्रेज इट प्रॉपरली, ठीक है? तो जस्ट होल्ड दैट थॉट, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर इफ यू रीड अबाउट बार्न एंड लैडर पैराडॉक्स, एक मिनट, बार्न एंड लैडर पैराडॉक्स, ठीक है? तो दैट हैज अ सिमिलर स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बारे में आप लोग रीड करना, और आई विल होपफुली सेंड आउट एन ईमेल एक्सप्लेनिंग दिस पैराडॉक्स अगेन। ठीक है, तो अभी अच्छा मैं सर, प्रॉपर्ली फ्रेज नहीं कर सकता। सर वो अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि आप ईमेल लिख के एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन पार्ट बी में लिखा है कि हमें जो एक्सेलरेटर है ना उसकी लेंथ पता करनी है, लैब की लेंथ नहीं पता करनी। तो हमने यहाँ पे जो आपने 9.6 वाली की थी वो तो लैब की थी ना? नहीं, वो लैब मतलब ये एक्सेलरेटर ही लैब है इन अ वे, एक्सेलरेटर ही बेसिकली वो। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू पार्ट सी। तो पार्ट सी में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिट्रॉन बंडल इन फ्रेम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बंडल। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज खोल लूँ, आप लोगों ने ये रिलेशन तो देखा है वेलोसिटी एडिशन का, दैट्स गिवन बाय v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v1 v2 ओवर c स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट कीप इन माइंड के व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज होते हैं कि यार लेट से ये ऑब्जेक्ट इस साइड को u से मूव कर रहा है, ये इस साइड पे v से मूव कर रहा है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी u प्लस v हो जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स के केस में वैलिड है, ये इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वैलिड नहीं है। क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से राइट साइड को लाइट मूव कर रही है, लेफ्ट साइड को भी राइट मूव कर रही है, तो इनके अपने फ्रेम है, तो लाइट की स्पीड 2c हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लॉरेंट्ज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म यूज करते हो, तो आई विल बी यूजिंग दिस फार्मूला हियर एज वेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो v1 है और v2 है, ये क्या होते हैं कि अगर आप एक थर्ड फ्रेम में देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हैं या मतलब किसी भी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो अगर आप रेस्ट फ्रेम में देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो आप इन दोनों वेलोसिटीज को यहाँ पर इंसर्ट करके उसके बाद आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और वी फाइंड आउट के आई एम ओपनिंग अनदर पेज अगेन, वी सी के v1 है 0.99 c, ये इलेक्ट्रॉन्स की अपनी इलेक्ट्रॉन की स्पीड आ गई, ये पॉजिट्रॉन की स्पीड आ गई 1 प्लस 0.99 c, जब उसका स्क्वायर करोगे, अच्छा मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय c स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर c से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 0.99 c डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.99 होल स्क्वायर। या पास से आप क्वेश्चन पूछ लो। मेरा इस सवाल था, ये जो आपने पॉजिटिव 0.99 सी लगाया, ये इसी तरह लगाया कि वो माइनस का साइन था और वो माइनस दूसरी तरफ से आ रही थी, लेफ्ट साइड पे थी, तो वो हाँ, मैंने आई गेस मैंने फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक की है, यहाँ पर माइनस आता था, वो पॉजिटिव हो गया, या ये यहाँ माइनस है। ठीक है, वो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, माइनस तो तब नहीं आता जब एक स्टेशनरी हो और दूसरा मूविंग हो, तो वो ऑपोजिट जनरल फॉर्मूला है v माइनस v ओवर 1 माइनस है, मगर वो एन माइनस पे है, प्लस ही हो जाएगा, अगेन पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, एन पे प्लस ही हो जाएगा। आई थिंक रिलेटिव टू पॉजिट्रॉन वो वापस हिल रहा है ना, इसलिए
ये प्लस सिर्फ But तब like- होता है जब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे आपस में होंगे जा ना, रहे होते हैं तब yeah. प्लस हो तो जाएगा। इन पे वो एग्जैक्टली बस ये है, ठीक है। तो अब ये है कि इनमें से एक अगर आप इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में पॉजिट्रॉन की कैलकुलेट करो तो वो अगर पॉजिटिव आ रही है, तो अगर आप पॉजिट्रॉन के फ्रेम में इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करो वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। I have तो a दिस question. यस बेसिकली आपने पहले कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी जो 0.99 c आई थी, तो हमने बस खुद से अज्यूम कर लिया कि पॉजिट्रॉन के लिए भी वही है क्योंकि उनकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सेम है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, हाँ अगर लेंथ उनकी सेम है और इनका मास भी सेम होता है और मतलब प्रॉपर्टीज इनकी सेम ही है, एंटायर पार्टिकल्स हैं, तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर दैट if you view the velocity of positron frame the electron frame, तो वो velocity 0.99995 c आ जाती है, ठीक है। तो अब आप सिंपल क्या करोगे, आप लोग आपने जो वो अभी पीछे फॉर्मूला बताया था v1 + v2 वो वाला रिलेटेड है इससे या फिर ये वाला? हाँ, ये वाला, दिस इज फॉर लाइक ये किस चीज के लिए है? ये relative velocity के लिए है कि अगर एक ऑब्जेक्ट v1 से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट v2 से मूव कर रहा है इन सम इन द थर्ड सेम फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम, हाँ इन अ थर्ड फ्रेम जहाँ पे एक इसकी ही वेलोसिटी frame में 1 ना? इसकी 2 है, तो इनके आपस में relative velocity आप उस फॉर्मूले से देते हो, ठीक है। अच्छा, Alright. तो हमने तो वो चीज अभी यूज की है यहाँ पे बिकॉज दोनों एक ही फ्रेम में थे, हाँ पॉजिट्रॉन एंड हाँ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली वो उसमें एक्सेलेरोमीटर में मूव कर रहे हैं, तो या सही, ठीक है। ठीक। तो एंड व्हाट्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन का इसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ये है कि Because- एक्चुअल जो फॉर्मूला है v1 - v2 / 1 - v1 v2 होल c स्क्वायर्ड है। तो लेट्स अस्यूम कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो जो पॉजिट्रॉन की है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, क्योंकि अच्छा, ऑपोजिट एक डायरेक्शन को में हम कर रहे हैं। पॉजिटिव पे रख दें, एक को नेगेटिव में रख के कर दें। यस, तो वो ऐड करके प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अच्छा गाइस, आई विल बी यूजिंग दिस वेलोसिटी आंसर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन में। तो गैमा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 0.99995 होल स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर मैंने कैंसिल करती हैं, और जो वो होता है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होती है, वो किस तरह से आती है, ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। क्या हुआ, कहाँ गया पेन, ठीक है। तो इनफैक्ट क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, पार्ट सी में व्हाट इज द लेंथ ऑफ पॉजिट्रॉन बंडल इन द रेफरेंस टू द इलेक्ट्रॉन बंडल, ठीक है। तो जो ओरिजिनल लेंथ होगी इसकी L0, यहाँ पर L आ जाएगा। गैमा मैंने इनफैक्ट उल्टा लिख दिया था, गैमा 1 ये होता है 1 दिस फैक्टर, ठीक है। तो अगर आप यार मैं सॉरी मैं दोबारा कर देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो L = L0 गैमा होता है, ठीक है। तो गैमा = 1/√1 - बीटा स्क्वायर्ड, ठीक है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दिस फैक्टर 1 - 0.999 whatever स्क्वायर इंटू L0, ठीक है। अगर आप जो ये सिंपल वैल्यू इंसर्ट करके कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो दिस इज L0 हमारा 980 है, राइट? यप, ठीक है। आई गेस मैंने वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी हुई है, मैंने शायद 0.98 लिखी हुई है मीटर्स। 980 यूज कर रहे हैं, शुड बी यूजिंग 1 सेंटीमीटर। नहीं 1 सेंटीमीटर भी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। जस्ट कीप इन माइंड L0 हमेशा ओरिजिनल लेंथ होगी, ठीक है। तो ओरिजिनल बट लेंथ हमें ओरिजिनल लेंथ हमें टेक्निकली तो सवाल में नहीं दी हुई है ना, इट्स जस्ट कि 1000 मीटर से कम होनी है, एंड देन वी आर सेइंग नहीं एट द मिनिमम ओरिजिनल लेंथ उन्होंने दी नहीं हुई, लेकिन आपने पीछे ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट की है हाँ, पार्ट ए के अंदर। मिनिमम तो हम मिनिमम पे ही चल रहे हैं कि कम से कम ये होनी चाहिए। नहीं मिनिमम वाला पार्ट बी Because- था, वो आप भूल जाओ, वो एक और क्वेश्चन था। L0 मिनिमम नहीं है, L0 एग्जैक्ट है, और दैट इज द लेंथ ऑफ द बीम इन देयर ओन फ्रेम, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट 980 मीटर ही है, ऑलराइट। पॉजिट्रॉन की भी लेंथ 980 मीटर्स है ना अपने फ्रेम में। यप जो
Either just confirm me please, जो हम assume कर रहे हैं length, वो length of accelerator है, जो हम 1000 assume कर रहे थे, right? Thank you. ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये पार्ट हो गया, समझ आ गई ये पार्ट सी की कि अपने फ्रेम के अंदर 0.98 मीटर है। ये मैं श्योर नहीं हूँ कि वैल्यू 0.98 मीटर ही है, लेकिन आप जो यहाँ पर मैंने ये किया है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। Okay, so moving on to part D, what are the momentum and energy of the electrons in the rest frame of the positrons? ठीक है, तो in the rest frame of the positrons, तो again यहाँ पर आप गैमा की वैल्यू जो आपने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया वही यूज करोगे। क्यों? कि गैमा की वैल्यू for positrons in the frame of electrons is the same as the value of gamma for the electrons in the frame of positrons। ठीक है, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि गैमा की वैल्यू रिलेटिव होती है और ये दोनों के केस में सेम रहेगी। तो अब उन्होंने हमने आगे फर्दर कहा है कि आपने एनर्जी फाइंड करनी है। तो एनर्जी एज यू नो इज गिवन बाय mc स्क्वायर और मोमेंटम इज गिवन बाय mu। ठीक है, ये ओरिजिनल मैसेज होंगे। तो अब यहाँ पर जो गैमा की वैल्यू होगी वही होगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड की है। लास्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड की थी? 1/√1 - 0.9999 5 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 100। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 100 इंटू, नहीं हाँ सही है, तो 100 इंटू mass of electrons 9.10⁻31 into c squared, that is 10⁻16। तो this energy comes out as 8.1 into 10⁻12 joules। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने जो फॉर्मूला रिलेशन है वो यूज किया, उसमें आगे सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। तो जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर इज द वैल्यू ऑफ गैमा दैट यू हैव टू यूज इन दिस केस। गैमा वो नहीं यूज करोगे जो कि लैब फ्रेम के रिलेटिव है, वो नहीं यूज करोगे आप। इनफैक्ट वो वाला गैमा यूज करोगे जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अपने रिलेटिव फ्रेम्स में बनता है। ठीक है, तो इफ आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो आप किस तरह से करोगे? आप इसको डिवाइड कर दोगे -12 डिवाइड बाय मेगा की वैल्यू 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू -19 इंटू 1.6 जो भी होता है। ठीक है, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगेन आपने देखा कि हाँ, जो उनकी लैब फ्रेम में थी वो ई की वैल्यू कुछ और आ रही थी, वो नहीं 50 GeV आ रही थी। तो जहाँ भी जी ही होगा, मैंने मिस्टेक की है पॉसिबली, मेगा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो आपने मतलब यहाँ पर देखा कि दोनों की रिलेटिव फ्रेम के अंदर इनकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज है। ठीक है, एक में 50 एक में 51 है। तो वो जस्ट कीप इन माइंड के 50 कौन सी है, 51 कौन सी और कैसे आती है। और मूविंग ऑन टू द मोमेंटम क्वेश्चन। तो मोमेंटम अगेन यस इट इज इसमें जो मोमेंटम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यू हम वही लेंगे ना, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द पॉजिट्रॉन जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। यस यस यस, ठीक है। यहाँ पर हमने 0.99 नहीं लेना, हमने यहाँ पर लेना 0.99995C। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है। फैक्टर जब हम कैलकुलेट करेंगे उसमें भी हम यही वेलोसिटी यूज करेंगे। एग्जैक्टली ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हो कि आप जो थर्ड फ्रेम है, जो लैब का फ्रेम है, वो भूल जाओ बिल्कुल ही। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, आप सिर्फ इनके अपने फ्रेम में देख रहे हो। तो यहाँ पर आप सिंपली जब वैल्यूज इंसर्ट करोगे, दिस शुड बी वेरी ट्रिवियल, 2.7 into 10⁻⁻20 न्यूटन सेकेंड। This is the value of momentum of positron in electron stream. All right, ठीक है। चलो अगर किसी का क्वेश्चन है। I had confusion कि इसमें आपने 0.9995C क्यों यूज किया? वो तो पॉजिट्रॉन की वेलोसिटी रेस्ट फ्रेम में नहीं है। वो वेलोसिटी 0.9995C है इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इन द फ्रेम ऑफ पॉजिट्रॉन्स, या फिर पॉजिट्रॉन्स की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा सही। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो यूज करना है।
ठीक है, अगर किसी और क्वेश्चन है तो आस्क अवे, अदरवाइज आई विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। चलो ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, 4 क्या कहता है? Sir, I just wanted to confirm one thing. हम्म कि जब हमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकालनी होती है, दोनों अगर पार्टिकल्स मूविंग हो, अगर हमने उसमें से एक की निकालनी होती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर वन, we would basically first like assume one of the particles to be stationary, या हम डायरेक्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं? अगर आपने एक के रिलेटिव टू द सेकंड निकालनी है तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप ये कह सकते हो कि एक पार्टिकल जिसके फ्रेम में आप निकाल रहे हो पार्टिकल रेस्ट पे और दूसरा मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने पहले अस्यूम नहीं करना। पहले अस्यूम करने का मतलब ये है कि जो आप v1 + v2 कर रहे हो वहाँ पर v1 0 कर दोगे, वो नहीं आपने करना। आप ट्रांसफॉर्मेशन में करोगे, उसके बाद आप ये कहोगे कि यार एक पार्टिकल रेस्ट पे और दूसरा पार्टिकल जिससे ज़्यादा है उससे कम वेलोसिटी में, ठीक है। Alright. So question 4 says a pion simultaneously decays into a muon and a muon antineutrino according to the process. वो मैंने आगे equation दी हुई है, chemical equation. Recent experimental evidences indicate that the mass of the muon neutrino is no larger than 190 kilo electron volt by c square, and they may be as small as 0. Assuming that the pion decays in the at rest in the laboratory, compute the energies and momenta of the muon and muon antineutrino. If the mass of the अच्छा, मैं एक दफ़ा ना पहले ये बता दूं कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। आपके पास एक है जी पाइऑन, ये स्पॉन्टेनियसली डीके कर रहा है इनटू अ म्यूऑन एंड अ म्यूऑन एंटी-न्यूट्रिनो, ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जो वो जब वो डीके करता है तो वो रेस्ट पे है पाइऑन, जिसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम पी आई जो टोटल है वो 0 है, तो दिस शुड मीन के पी एफ इज ऑल्सो 0, और फॉर पी एफ टू बी 0 द मोमेंटम ऑफ द म्यूऑन एंड द म्यूऑन एंटी-न्यूट्रिनो शुड बी इक्वल, ठीक है। दिस इज ट्रिवियल। तो उसके बाद वो कह रहा है कि देयर आर 2 कंडीशंस। इफ द मास ऑफ आपने करना ये है कि आपने एनर्जीज और मोमेंटा फाइंड करने हैं लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर। इफ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पार्ट ये है कि मास ऑफ द एंटी-न्यूट्रिनो इज 0, और सेकंड है कि इफ द मास इज 190 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड कर पार्ट नंबर बी सॉल्व कर लेते हैं, वहां से आप पार्ट ए तो सिंपली मैथ्स को वैल्यू 0 करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन, चलो मैं एक और पेज खोल लेता हूँ, ठीक है। अब पार्ट बी में उसने ये कहा है कि दोनों के जो मैसेज हैं वो 0 नहीं है, तो मैं इनिशियल कंडीशन एक लिख लेता हूँ कि जो इसका मोमेंटम है वो इसके मोमेंटम के इक्वल है। एक चीज़ तो ये कि इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि जो इनिशियल एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ कोर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉस। तो जो इनिशियल एनर्जी है वो पाइऑन की रेस्ट एनर्जी होगी, तो वो क्या होती है m पाई c स्क्वायर, ठीक है। और दिस शुड बी इक्वल टू द एनर्जीज ऑफ म्यूऑन एंड म्यूऑन एंटी-न्यूट्रिनो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लोग इन दो को सॉल्व करते हैं। तो होल्ड ऑन, ठीक है। ई स्क्वायर का रिलेशन आपको पता है क्या होता है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी रेज़ टू द पावर 4। और अगर हम यहाँ से सॉल्व कर, अच्छा यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को आप किस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। आपके पास सिर्फ अलजेब्राई की क्वेश्चंस हैं 2-3, आपने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकालना है। लेकिन मैं जो यहाँ पे करूँगा थोड़ी सी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए, अदरवाइज थोड़ा सा लंबा हो जाता है अगर आप किसी और मेथड से करो। मेथड सॉल्व करने वाले सारे ठीक है, आई ट्रस्ट कि आप लोगों को साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करनी आती हैं,
लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रिक रूल यूज करूंगा। ट्रिक नहीं, मुझे पता नहीं ट्रिक एग्जैक्टली ट्रिक भी है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल वे है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने सिर्फ ये किया कि मैं ये इसको साइड पे ले गया। ठीक है, तो अब अगर आप देखो कि ये जो हमारे पास रिलेशन है, इसको यूज करते मैं लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू C, कि मैंने सिर्फ C से मल्टीप्लाई किया, तो आके आपने देखोगे इसका आप स्क्वायर भी कर लो तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ यहाँ पर करूँगा ये कि मैं इस लेफ्ट साइड के ऊपर म्यू ऑन वाले वैल्यूज लिख दूंगा, राइट साइड के ऊपर मैं वो एंटी न्यूट्रिनो जो भी है उसकी वैल्यूज लिख दूंगा। मैं क्या करता हूँ, अब लेफ्ट साइड में म्यू ऑन वाली वैल्यूज आएंगी, स्क्वायर्ड माइनस एम म्यू स्क्वायर्ड C4 इज इक्वल टू राइट साइड पर एंटी न्यूट्रिनो वाली स्क्वायर्ड माइनस स्क्वायर्ड C4। ऑलराइट, अब चलो इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, जस्ट कीप दिस इक्वेशन इन माइंड। और एक और जो रिलेशन मैंने आपको बताया था वो ये वाला रिलेशन था। ठीक है, आई एम रिटर्निंग टू दिस रिलेशन, और अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं करता ये हूँ कि मैं एंटी न्यूट्रिनो वाली जो एनर्जी है उसकी लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ। तो क्या होगा, E म्यू इज इक्वल टू एम पाई स्क्वायर्ड C स्क्वायर्ड माइनस, और अब इसको अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो दिस शुड बी म्यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर्ड माइनस 2AB आ जाएगा, C स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड प्लस B स्क्वायर्ड माइनस 2AB। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? इसको इशू अगर है तो काइंडली बता दें। इसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। Can you explain equation number 3? Can I explain from can I explain what? Equation 3. इक्वेशन 3। अच्छा, इक्वेशन 3 मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो ये इक्वेशन है इसका स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स पे। तो लेफ्ट साइड पे E म्यू स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड के ऊपर A स्क्वायर्ड B स्क्वायर्ड और 2AB माइनस 2AB। ठीक है, से स्क्वायर किया मैंने उसको। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ 1 में से 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 1 क्या थी, कहाँ गई 1, ये है 1 ये और 3 ये है। तो आप देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं कलर कोई और यूज़ कर लूँ। देखिए ये भी कॉमन है और ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके फाइनल इक्वेशन आ जाती है उसमें मैसेज के फैक्टर आएंगे। ठीक है, और एक फैक्टर आएगा जो कि एनर्जी वाला है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक दफ़ा लिखूँ प्रॉपरली, सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आता है रिजल्ट माइनस एम म्यू C स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस एम गैमा C स्क्वायर्ड होल स्क्वायर्ड माइनस होल स्क्वायर्ड और प्लस 2m पाई C स्क्वायर्ड EV। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है और ये वाला पार्ट भी कॉन्स्टेंट है। सिर्फ E कॉन्स्टेंट नहीं है और E आपने वैसे ही फाइंड करना था। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करते हो इन दो टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाओ और इसको फिर इस पर डिवाइड कर दो तो आपके पास रिलेशन बन जाता है स्क्वायर्ड प्लस म्यू स्क्वायर्ड माइनस ये स्क्वायर्ड इनटू C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m पाई। ऑलराइट, ये सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा। आपने इसमें सिर्फ क्या करना है, जो क्वेश्चन के दौरान आपको वैल्यूज दी हुई हैं
इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, ये भी दी हुई है, सी स्क्वायर भी पता है आपको। आप उसमें सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करोगे, कैलकुलेटर पे डालो, आपको बस आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि पहले की एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो आ गई है, दूसरी आपने यहाँ करना है, आपने एनर्जी ऑफ म्यू निकालनी है, विच इज, हाँ क्या चीज़ है, म्यू इज म्यू ऑन है। ठीक है, तो आपने ये निकालना है। तो हम लोग अगर जो इक्वेशन 2 हमने लिखी थी यहाँ पर, इस इक्वेशन से लिखें तो जो म्यू है दैट इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ म्यू इज इक्वल टू m पाई स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ev। तो आप यहाँ पर जो ev आप निकालोगे वो इंसर्ट करो, आगे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, तो ई म्यू भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, m पाई स्क्वायर c स्क्वायर माइनस दिस होल फैक्टर। ठीक है, तो आपके पास एनर्जीज दोनों ऑब्जेक्ट्स की आ गई। थर्ड चीज क्या करनी है, आपने मोमेंटम फाइंड करना है दोनों का। और सिंस आई हैव शोन दैट कि इन दोनों के मोमेंटम सेम होंगे, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो अब इसका मतलब ये कि दोनों मोमेंटम सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आप सिंपली किसी एक का मोमेंटम फाइंड करो और आप दूसरे में इंसर्ट कर दो। ठीक है, ओह 20 पेजेस की लिमिट है यहाँ पर। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइड पर लिख देता हूँ। ठीक है, मोमेंटम आपको पता है कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप सिंपल मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। आप क्या करते हो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, और सिंपल जो पी आ जाएगा वाई का स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिलेशन है आपके पास, और ये आपके लिए दोनों मोमेंटम जो है, मोमेंटम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एंड मोमेंटम ऑफ म्यू ऑन, वो यहीं से आएगा। ठीक है, और आप सिंपल दोनों में से किसी की भी एनर्जी और किसी का मैस पुट कर दो और इसमें वैल्यूज इंसर्ट करोगे, और दैट शुड गिव यू द वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन द रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा टेक्निकल था, इसमें कोई इतना समझने वाली जरूरत नहीं थी। सिंपली आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करना था। ठीक है, आई बी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू गाइस। जो आपने अभी यहाँ पे रेड में फाइनली लिखा था ई वी टाइप जो भी है, मतलब ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इससे तो हमारे पास वो एंटी उसकी आ गई ना। फिर एक आपने हमें रिलेशन बताया था विच वाज ई म्यू, लाइक जो यू टाइप है, इज इक्वल्स टू, हाँ दिस ये वाला माइनस ई वी, हाँ हाँ। हाँ, तो अब बेसिकली अब इससे करके हम ये निकाल सकते हैं। तो ये जो नीचे ब्लू में किया है ये क्या है, लाइक डू वी ये नीड टू डू मोमेंटम दिस? आपने अच्छा, मोमेंटम और एनर्जी दोनों फाइंड करने हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के। तो आपके पास 4 वैल्यूज होनी चाहिए, वो लोग बात है कि चलो ये दो तो सेम होंगी। तो आपके पास एनर्जी आ गई, तो एनर्जी तो आप सिंपली, आपको पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आप इससे आप मोमेंटम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ सही है। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। कहाँ से स्टॉप होनी है? एनी अदर क्वेश्चंस? सर